तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम जो ये इसका जो पार्ट फर्स्ट बनाए थे उसमें केवल हम खंड अ सॉल्व करवाए थे, जिसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न थे। खंड अ सॉल्व करवाए थे जिसमें 20 प्रश्न दिए गए थे, उन सबको हमने सॉल्व करवाया है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। इस वीडियो में वही सेट है, बशर्ते हम खंड ब को सॉल्व करवा रहे हैं। खंड ब में सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए होंगे सब में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ज्यादा हम समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों खंड ब का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो खंड ब में क्या बोला गया है, कह रहा है कि इसमें कि सभी खंड को कीजिए। क्या बोला है दोस्तों, सभी खंड को कीजिए, मतलब कि इस खंड ब में जितने भी क्वेश्चन, पहले नंबर में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सभी खंडों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा व्यास क्रमशः 48 और 28 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो शंकु है उस शंकु की ऊंचाई और व्यास हमको दे दिया गया है। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, शंकु का आयतन। तो दोस्तों अगर हम बनाते हैं एक शंकु, क्या बनाते हैं दोस्तों, अगर अगर हम एक शंकु अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया शंकु। तो इस शंकु में हमको कह रहा है कि इस शंकु की जो ऊंचाई है, देखिए दोस्तों शंकु की दो ऊंचाई होती है, एक होती है तिर्यक ऊंचाई और एक इसकी ऊंचाई होती है सीधी ऊंचाई। तो अगर बोला है तिर्यक की ऊंचाई, मतलब कि हमको ये दे दिया है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया है दोस्तों, 48 दे दिया गया है। और बोल रहा है जो उसका व्यास है, जो उसका व्यास है मतलब कि हमको व्यास दे दिया गया है इसका कितना, 28 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि जो व्यास मिला रहता है उसका आधा कर देते हैं तो क्या निकल जाती है, त्रिज्या निकल जाती है। हमको इसका ऊंचाई पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। अब कह रहा था इसका क्या निकालने के लिए दोस्तों, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम इसमें मान रखते तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमको दे दिया गया 14, तो 14 गुणे 14 क्योंकि आर का स्क्वायर है। और गुणे एच का मान हमको कितना दे दिया गया है, 48। कितना दे दिया दोस्तों, 48 दे दिया है। अगर हम इसको काटते हैं तो 7 × 9 7 और 7 दूना 14, 3 × 9 3 और 3 से 48 कट गया दोस्तों 16 बार में। तो क्या क्या बच गया, 22 गुना हो गया दोस्तों ऊपर 44 और गुणे 14 बच गया और गुणे 16। जब इन सबका हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, इसका जो आंसर है वह आएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर, 96। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर खंड ब का पहले नंबर में हमने क नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, पहले का ख। तो पहले में जो ख नंबर क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, वह बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना दोस्तों इसका HCF। तो अगर 96 का हम करते हैं गुणनखंड, तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर अगर 2 से काटते हैं 2 × 9 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं तो 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में कट गया, 1 बार में। अगर हम गुणनखंड करते हैं 404 का, तो दोस्तों 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 उतार लेंगे। फिर 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से काटते हैं 2 × 9 2, 0 उतर गया, 2 × 9 2। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, खुद से कटेगा। 101 खुद से कटता है तो उसको खुद से काट देंगे दोस्तों। तो हमसे बोला है इन दोनों का निकालने के लिए HCF। क्या निकाला है दोस्तों, HCF। तो HCF का मतलब हो गया कि जो दोनों गुणनखंड में जो मिलेंगे केवल उसी को बाहर करेंगे। लेकिन अगर कहा रहता है इसका निकालने के लिए LCM,
तो जो दोनों मिलता उसको भी लिखते और जो नहीं मिलता उसको भी लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कह दिया है कि केवल निकालने के लिए एचसीएफ, तो जो मिलेगा वही बस बाहर दिया जाए। तो इन दोनों में हमको दिख रहा है, पहले 2 भी दिख रहा है तो 2 को बाहर कर लिया जाए, फिर इन दोनों में हमको 2 दिख रहा है उसको भी बाहर कर लिया जाए। अब हमको कुछ कॉमन इसमें दोनों में नजर नहीं आ रहा है, तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 4, इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का ख भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ग। पहले नंबर में जो ग वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, तो जो पहले का जो ग है उसमें बोल रहा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बताना है कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर कोई बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है तो उस बिंदु को हमको कह रहा है निर्देशांक निकालने के लिए। दोस्तों अब हमको अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का फार्मूला याद होना चाहिए, तो चाहे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहे, चाहे जोड़ने वाली रेखा कहे, चाहे मिलाने वाली रेखा कहे, चाहे जोड़ने वाली रेखा कहे, तो उसमें फार्मूला दोस्तों कौन सा लगता है, उसमें फार्मूला आप लोग का लगेगा, उसको होता है इसमें x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कामा उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला इसका। ठीक, x, y बराबर, मतलब ये लिखा गया भुज और कोट। ठीक, तो दोस्तों पहली बात तो इसको हम देखा जाए कि अगर 2 बिंदु को मिलाने की बात करें तो मान लेते हैं अगर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु अगर यहाँ है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इन दोनों जो मिलाने वाली रेखा होगी, बोल रहा है वह 2:3 के अनुपात में बढ़ता है। तो पहला बिंदु कितना दे दिया गया है -1,7 दे दिया है, और दूसरा बिंदु कितना दिया दोस्तों 4,-3 दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है। तो पहले वाले ब्रैकेट में कौन कौन सा होता है x1 और y1, इसमें होता है x2 और y2, इसको कहते हैं m1 और इसको क्या कहते हैं m2। क्या कहते हैं दोस्तों m1 और m2। तो अंतर कटा हुआ, कहाँ कटा है दोस्तों, ये अंतर मतलब अगर अंदर की तरफ अंतर अगर कहेगा, चाहे कहेगा मिलाने वाली रेखा, चाहे जोड़ने वाली रेखा, चाहे अंतर मिलने वाली रेखा, तो हमेशा ये जो इसका जो फार्मूला होगा ये प्लस का होगा। ये चिन्ह क्या रहेंगे इसका दोस्तों प्लस का। लेकिन अगर यही बोल देता है कि -1,7 और 4,-3 को 72 बोलता 2:3 को 72 अगर विभाजित करता है, ये दोनों बिंदु कहा अगर 2:3 को विभाजित करेगा, अगर 72 विभाजित करता तो यही फार्मूला माइनस में बदल जाता, मतलब ये सब यही रहता, बच्चे ने क्या लग जाता दोस्तों माइनस का। अंतर के लिए कहेगा, चाहे जोड़ने के लिए कहेगा, चाहे मिलाने के लिए कहेगा तो सूत्र प्लस का, अगर 72 की बात कर देगा तो सूत्र हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो x, y बराबर हो गया, अगर इसमें हम मान रखते हैं तो m1 का मान हमको मिल गया 2 गुणे x2 का मान हमको मिल गया है 4, तो 4 अब प्लस m2 का मान हमको दे दिया गया है 3 गुणे x1 का मान हमको दे दिया है -1 और बटे m1 का मान 2 + 3, कामा यहाँ दो काम, m1 का मान 2 और y2 का मान मिल गया है -3, मतलब लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे -3, प्लस है तो प्लस m2 और y1, तो m2 का मान 3, y1 का मान 7, तो 3 गुणे 7 और नीचे हो जाएगा कितना 2 + में 3, ये हो गया इसका। अगर गुणा करेंगे 2 चौके 8 और ये प्लस माइनस का माइनस, 3 एक 3 हो गया, नीचे मिलके हो जाएगा 5, ये माइनस में हो गया 6, अब प्लस हो गया 7 × 21 और नीचे हो गया 3 और 2 5 हो गया। अगर हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5/5 और इसको घटाएंगे तो बचेगा 15/5। अगर हम काटे 5 से 5 कट गया तो बच गया 1 और इसको काटते तो कितना बचेगा दोस्तों 3। तो जो इसका आंसर आया है वह 1,3 होगा। 1, क्या होगा दोस्तों 3 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले में हमने क्वेश्चन नंबर ग को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग। तो क्वेश्चन नंबर घ, क्या देखा जाए घ से घर।
घ वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर इसमें अगर हम घ वाला क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब कि इन दोनों से हमको अल्फा और बीटा का जब मान निकाल लेंगे तो उन दोनों का कर देंगे योग, और योग करेंगे तो इसका आंसर पता हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमको निकालना अल्फा का मान तो साइन को काटना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए कि साइन वाले में कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो हमको सवाल दे दिया गया साइन अल्फा बराबर 1/2, तो साइन हो गया अल्फा, और साइन में कितने का मान होता है दोस्तों, तो होता है ये साइन 30 अंश का मान। कितने का होता है दोस्तों, साइन 30 अंश का मान। साइन से साइन कट गया तो अल्फा का मान निकल गया 30 अंश। कितना निकल गया दोस्तों, 30 अंश निकल गया। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं कॉस बीटा का मान तो 1/2, तो देखेंगे कॉस वाले मान में कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉस ये 60 अंश का मान। कितने का होता है दोस्तों, कॉस 60 अंश का मान। तो कॉस बीटा बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस कितना दोस्तों, 60 अंश। कॉस से कॉस कट गया तो बीटा का मान कितना निकल गया दोस्तों, 60 अंश। कितना निकल गया, 60 अंश। अब हमको कहा था इन दोनों का मान निकालने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 30 अंश, और प्लस बीटा का मान कितना आया है, 60 अंश। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। क्वेश्चन नंबर घ भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंग इसका। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंग। क्वेश्चन नंबर अंग में क्या कहा गया है, तो कह रहा है इसमें कि बिंदु P -6,8, मतलब जो बिंदु P है उसका निर्देशांक दे दिया -6,8। तो पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी होगी। बताना मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मतलब मूल बिंदु से दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों अगर एक बिंदु दे के अगर हमसे कहता है इसका दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों इसका फार्मूला हम बता देते हैं। तो अगर बोला है इसका क्या निकालने के लिए, मूल बिंदु से अगर पूछा जाता है दूरी, वो भी एक निर्देशांक देकर के, तो हम इसको लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो दोस्तों मूल बिंदु से कहा था हमको दूसरा बिंदु भी पता है। पहला बिंदु अगर -6,8 दिया है तो दूसरा बिंदु हो सकता था 0,0। हम दूरी के फार्मूले को उसको लगा सकते हैं, लेकिन उतना काम बढ़ाने कौन जाएगा। जब हमसे एक बिंदु दे के उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताए हैं जो पहला वाला मान होता है वो एक्स का, दूसरा वाला मान वाई का होता है। अगर हम मान रखते हैं तो एक्स का -6 का स्क्वायर और वाई का मान मिल गया 8 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 64। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे में 10। जब कोई संख्या रूट में बाहर जोड़ा बनता है उसमें से एक बार बाहर निकालते 10 कहाँ गया दोस्तों, बाहर आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। क्वेश्चन नंबर अंग भी सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं च नंबर क्वेश्चन। पहले का ये च क्वेश्चन, तो च नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटा में cot a प्लस cos a बराबर, हमको प्रूव करके लाना है cosec a माइनस बटा में cosec a प्लस 1। ये हमको प्रूव करके लाना है। अगर हम एलएचएस से चलेंगे तो आरएचएस को लाना रहता है, अगर हम आरएचएस को लेकर चलेंगे तो एलएचएस को लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति, जब हमने वीडियो बना के डाला हुआ है उस त्रिकोणमिति में हमने बताया था कि tan थीटा बराबर फार्मूला लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या लिखवाए दोस्तों, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan का ही उल्टा होता है cot थीटा, tan का उल्टा होता है cot। अगर इसका हम उल्टा करते हैं तो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। क्या जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा बटे sin थीटा। मतलब cot के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। तो cot के स्थान पे अगर हम लिख चल रहे हैं LHS से, कहा चल रहे हैं दोस्तों, अगर हम LHS से चल रहे हैं तो cot के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos A बटा में sin A, और माइनस कितना लिखा गया है cos A, पूरे बटे है तो पूरे बटे लगा देंगे। फिर cot का मान हमको रखना है cos A बटा में sin A और प्लस
उसके बाद है cos a। तो दोस्तों ऊपर हमको दिख रहा है cos कॉमन, cos क्या दिख रहा है दोस्तों कॉमन। अगर ऊपर से हम cos को अगर हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 में sin a और माइनस में 1। नीचे अगर कॉमन लेंगे दोस्तों, वो नीचे से भी cos कॉमन दिख रहा है। अगर हम cos को अगर बाहर करते हैं तो बचेगा 1 में sin a और प्लस में 1। ठीक, ये cos से cos का हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे तो दोस्तों बचेगा यहाँ पे 1/sin का व्युत्क्रम आप लोगों ने हमने पढ़ाया था कि 1/sin का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है कोसेक। क्या होता है दोस्तों, वह होता है कोसेक a और -1 है तो माइनस में क्या लिख देंगे दोस्तों 1। और नीचे अगर देखा जाए तो 1 जो साइन का व्युत्क्रम होगा वही होगा कोसेक a और है प्लस में 1। यही दोस्तों क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ। ये हो गया प्रूव्ड। तो खंड ब का जो पहले नंबर में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व करवाया। पहले नंबर में क्वेश्चन 6 दिया गया था तो 6 हमने इसको सॉल्व करवाया। दोस्तों ऐसे ही आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि हमने सेट सॉल्व करवा रहे हैं। पहले आपको खंड अ में जो खंड अ होगा उसमें 20 बहुविकल्पी दिए रहेंगे और जब जो खंड ब लिखेगा उसमें पहले नंबर में बोलेगा सभी प्रश्नों को हल कीजिए, चाहे सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहले नंबर में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो वैसे ही दोस्तों अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कहा गया कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे कि नहीं 5 खंडों को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मतलब ये पहले नंबर में खत्म हुआ, अब हम दूसरे नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि इसमें दिया गया है 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन दिया गया। इस 6 क्वेश्चन में से किसी 5 खंडों को हल करना है, लेकिन हम इस वीडियो में इस पूरे 6 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक, ये आप लोग को इसलिए बता रहे क्योंकि आप पेपर में जब बैठेंगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा कि 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि जो इसमें जो दूसरे नंबर में जब क्वेश्चन दिए रहेंगे उन्हें 5 ही क्वेश्चन करना है, आप जिसको इच्छा करें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर इसका हम क नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा गया किसी समांतर श्रेणी का, किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब जो 17वां पद है वह 10वें पद से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, 7 ये अधिक है। तो कह रहा उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा दिमाग में कि जिसमें कहता है मतलब कि बोला है 17वां पद जो है 7 अधिक है, 17वां पद क्या है, तो जो जिसमें अधिक रहता है चाहे जितना घटाने के लिए कहता है हमेशा उसमें छोड़ करके हमेशा दूसरे वाले वो काम किया जाता है ताकि दोनों मान आपस में क्या रहे दोस्तों, बराबर रहे। जैसे कि अगर हम बनाते हैं सवाल को तो बोल रहा है जो 17वां पद है, क्या है दोस्तों, जो 17वां पद है वह बोल रहा है 10वें पद से। किससे बोला है, 10वें पद से बोल रहा है। ये जो 17वां पद है वह 10वें पद से ये 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। अगर हम इन दोनों मानों को बराबर करना है तो 7 अधिक किसमें कर दिया जाए, दूसरे वाले में। अब ये दोनों मान आपस में क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गए। अगर हम 7 अधिक इसमें करते तो अधिक नहीं बल्कि हम इसमें 7 माइनस करें तब भी मेरा क्वेश्चन सही होता। लेकिन अगर हम बात में बस इतना दिमाग में अगर बैठा ले कि जिसमें जितना अधिक बोलता है उसमें छोड़ करके हम हमेशा दूसरे वाले में ही कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो 17वां पद कह रहा लिखने के लिए, तो अगर 17वें पद का हम व्यापक रूप लिखते हैं तो इसका सर्वांतर एक हम कम कर देते हैं। जैसे अगर बोला 17वां पद लिखने के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस 16d बराबर कहा है 10वां पद, तो 10वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। अब प्लस में कितना है दोस्तों, 7। व्यापक रूप का मतलब जैसे आपसे कह दे कि चौथा पद लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। अगर आपसे कहता है 5वां पद लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। मतलब कि इससे एक सर्वांतर कम करके लिखते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए a से दोस्तों क्या हो जाएगा
कट जाएगा तो 16d हो गया, तो d वाला इधर 9 प्लस में, इधर आया किसमें होगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा 9d, तो बराबर बचेगा 7। क्या बचेगा दोस्तों 7। अगर हम 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7d और बराबर हो गया 7। 7 से 7 को काट दीजिए तो d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1। d का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो क है दूसरे का वो सॉल्व किए दोस्तों। दूसरा नंबर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा, ये आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न जो मिलेंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वह 4-4 नंबर के क्वेश्चन देंगे। इसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन देंगे दोस्तों 4-4 नंबर के क्वेश्चन देंगे, मतलब कि 4 नंबर, एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। ये सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब इसमें कह रहा है, जो दूसरे नंबर का जो ख वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, इसका मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों अगर इसका हमको मूल निकालना है तो सबसे पहले हम इसका करते हैं गुणनखंड, कि यहाँ का जब गुणनखंड करते हैं तो कहता यह है कि गुणा करने पर इतना होना चाहिए, और यहाँ का चिन्ह बताता अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के साथ लाना रहता है, अगर माइनस रहता तो क्या करके लाते दोस्तों घटा करके साथ लाते। लेकिन अगर x² के पहले अगर कोई गुणांक इसका होता है तो सबसे पहले इसका हम इसमें करते हैं गुणा। जैसे कि पहले से लिखा गया है 5 कड़ी में 2 गुणे, और इसका अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, समान कड़ी का गुणा करेंगे तो बाहर 2 मतलब कितना हो गया 10। तो 10 का हमको गुणनखंड करना है। अब सवाल तो हम यही ले चलेंगे, लेकिन गुणनखंड इसका करेंगे अब, कि गुणा करने पे 10 लेकिन जोड़ने पे कितना होना चाहिए 60। जैसे कि अगर देखा जाए अगर 5 का गुणा हम 2 करते हैं तो 10 होता है, अगर वही 5 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए दोस्तों, जिसका हम गुणा करने पे उतना ला रहे हैं उन्हीं दोनों को जोड़ने पे भी बराबर होना चाहिए। जैसे 5 और 2 का गुणा 10, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। तो इसका मूल क्या बनेंगे तब दोस्तों, अगर देखा जाए तो करड़ी में 2x² प्लस इस 7 के स्थान पे हमको क्या लिखना है 5 प्लस में 2 हो जाएगा, और इसके बगल में x है, अब प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर में 0। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। इस x का हमको करना रहता है अंदर गुणा, तो हो जाएगा करड़ी में 2x² प्लस x का गुणा 5 में करेंगे हो जाएगा 5x, और x का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 2x, अब प्लस में कितना 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब हम निकालते हैं गुणनखंड, मतलब कॉमन निकाला जाता है। अगर हम कॉमन देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक जैसा जो रहता है उसी को बस बाहर करते हैं। अगर इसमें देखा जाए x 2 बार और यहाँ x 1 बार, मतलब कि इन दोनों में से एक बार हम x को बाहर कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक बार x बाहर आ गया तो 2 बार था और करड़ी बचाएगा तो वह करड़ी 2 और x प्लस x बढ़ेगा तो क्या बचेगा दोस्तों 5। अब बताइए यहाँ जितना बचा है उतना यहाँ भी बचना चाहिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखा जाए तो अगर हमको यहाँ x चाहिए लेकिन हमको इसके साथ करड़ी में 2 चाहिए, मतलब कि अगर हम करड़ी में 2 बाहर लिखते हैं और करड़ी में 2 अंदर भी लिखते हैं तो दोनों कड़ी का गुणा करेंगे तो बाहर पे हमारा 2 वापस निकल जाएगा। जिस इसके बगल में x उतर गया, अब प्लस करड़ी में 2 कॉमन लिए, मतलब ये करड़ी में 2 बाहर आ गया तो अकेला का बच गया दोस्तों यहाँ पे 5 और बराबर 0। अब यहाँ अगर दोनों सेम सेम मिलते हैं मतलब तब यह हमारा सवाल सही है, अगर यहाँ सेम सेम नहीं मिलते हैं दोनों ब्रैकेट तो सवाल हमारा गलत हो चुका है। तो अगर दोनों मिल रहे हैं उसको हम लिखेंगे एक बार, जो सेम सेम मिलते हैं उसको एक बार, और जो कॉमन निकला है उसको हम लिखेंगे एक बार। तो जो कॉमन ये था और यहाँ कॉमन था उसके ब्रैकेट में बराबर क्या है 0। हमको बोला था मूल ज्ञात करने के लिए, तो ये जो बराबर 0 है दोनों संगे बांट दिया जाए, मतलब कि करड़ी में 2x अब प्लस 5 बराबर 0, और इसके साथ भी x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अगर यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 5 इधर माइनस में प्लस में, इधर गया कितने दोस्तों माइनस में, और एक करंट 2 कहां चलेगा इसके नीचे, तो एक मूल ये निकल गया इसका। अगर यहां से हम x का मान निकालेंगे तो इधर ही प्लस में इधर गया तो दोस्तों माइनस में हो गया, और ये निकल गया इसका दूसरा मूल। तो हमसे इस क्वेश्चन का मूल पूछा गया था, तो एक मूल हो गया -5 बटा करड़ी 2, दूसरा मूल हो गया कितना माइनस करड़ी में 2। ये क्वेश्चन नंबर हमने ख भी सॉल्व किया। तो दोस्तों अब इसके जो और क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बना के आप लोग को हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।